नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है और स्मॉल कैप में आप कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो कि दो स्मॉल कैप रख लें, एक एग्रेसिव और एक स्टेबल हो, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या सिर्फ ग्रोथ और स्टेबिलिटी के हिसाब से हमें दो स्मॉल कैप ले लेना चाहिए? क्या दो स्मॉल कैप, दो मिड कैप, दो फ्लेक्सी कैप रखना एक अच्छी चॉइस हो सकती है? तो इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और स्पेशली कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जिनको आपस में आप रख के दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। किन दोनों चीज़ों का वीडियो में देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल। यहाँ मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो शायद कोई भी नहीं सिखाएगा और इवन कई लोग तो इसको गलत भी सिखा देते हैं। तो इस वीडियो में वो बताऊँगा आपको। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, ओवरलैपिंग होगी तो दो स्मॉल कैप अगर अलग अलग स्ट्रेटजी से चल भी रहे होंगे तो फ़ायदा क्या है? तो पहली बात तो दो स्ट्रेटजी से अलग चलने वाले म्यूचुअल फंड सेम ओवरलैप हो ही नहीं सकते। अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो दोनों की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं सेम जा रही है। वन फंड बीटा शुड बी लेस देन वन। अब ये प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जिन फंड्स का बीटा मोर देन वन होता है ना, और जब मार्केट गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे ना हो, इसलिए हम एक फंड तो ऐसा ज़रूर रखना है जिसका बीटा वन से कम हो, ठीक है। और फोकस्ड एंड ब्रॉडर। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टॉक्स उनके पास, जैसे अभी किसी के पास 30 to 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है, क्योंकि अब स्मॉल कैप में 250 स्मॉल कैप्स हैं और यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, 70 से ऊपर 70 प्लस हो सकते हैं आराम से। अब एक चीज़ हम समझ लेते हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो सबसे कम पी इसका है और सबसे ज़्यादा पी इसका है। अब पी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में पी का मतलब चीप होना, ठीक है, कि बहुत सस्ता या डिस्काउंटेड रेट पे है, और पी ज़्यादा होना बहुत एक्सपेंसिव है। और कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर आपने तो हमें HSBC स्मॉल कैप दे दिया, उसका पी तो इतना हायर साइड पे है, तो उसके तो स्टॉक्स ही बहुत महंगे हो गए हैं। इस चीज़ को यहाँ पे समझो। क्या उस फंड मैनेजर को नहीं पता? क्या कोटक, SBI, एक्सिस, चलो कोई भी, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेकर ये 26 से लेकर, या फिर मैं कह रहा हूँ निपोन से लेकर यहाँ नीचे तक, सबके जो पी रेशो है मोर देन 28 है। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने जिन स्टॉक्स में पिक कर रखा है वो ग्रोथ स्टॉक है, और ग्रोथ में होता क्या है, पी ही हमेशा ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग चलती है। अब होता क्या है, जैसे कि हमने 2023-24 में देखा, या 24 के बाद भी थोड़ा बहुत देखा, कि वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग ज़्यादा चलने लगी, जिस वजह से इन फंड्स ने अच्छा करना शुरू कर दिया। और उससे पहले ग्रोथ चल रही थी तो निपोन, DSP, महिंद्रा, एक्सिस, SBI, HSBC, कोटक, ये सभी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो इन दोनों में से एक रखना बहुत सही साबित हो सकता है। ऊपर के तीन देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब मुझे पता है अगर मैं इसको डालूं तो इसको मैं मिडिल कैटेगरी में डालूंगा कि ये ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू साइड जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ साइड जा रहा है। ये सभी के सभी, अगर मैं येलो कर दूं तो ये सभी के सभी ग्रोथ स्टाइल में जा रहे हैं। हम इनका पी रेशो देख सकते हैं। अब पी रेशो को कंफर्म करने के लिए पीबी रेशो अगर मैं बात करूं तो वही रैंकिंग, ऑलमोस्ट वही रैंकिंग यहाँ पे सामने आती है, ठीक है। यहाँ पे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पीवी वैल्यू भी वही सेम चीज़ शो करती है कि ये वैल्यू है और ये ग्रोथ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो आप शायद ना भी जानते हो, डिविडेंड यील्ड की बात होती है हमेशा, ठीक है। किस म्यूचुअल फंड का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है? अब यहाँ लोग पता क्या करते हैं, सर डिविडेंड यील्ड ना इसका बहुत ज़्यादा है तो हम इसको बाय कर लेते हैं। देखो, जो वैल्यू स्टॉक्स में, जो मैच्योर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा ना, उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होगा ही होगा। लेकिन यहाँ बंधन एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन क्यों है? नॉर्मली होता क्या है, जो ये वाले स्टॉक्स होते हैं जो हाई ग्रोथ में डालते हैं पैसा, इनका पैसा री इन्वेस्ट हो जाता है, तो डिविडेंड यील्ड इनका आपको कम मिलेगा। इनका डिविडेंड यील्ड कम मिलेगा कैसे? एक्सिस स्मॉल कैप, HSBC का फिर भी 0.74 है, लास्ट फिफ्थ पे है, तो कंपेरेटिवली तो काफ़ी अच्छा है। अब बंधन और HDFC का भी काफ़ी अच्छा है, टॉप पे ही है इनका डिविडेंड यील्ड। लेकिन क्वांट में मुझे एक प्रॉब्लम देखने को ये मिली कि क्वांट यहाँ तो जब हम देख रहे हैं तो इसका पीबी वैल्यू कम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये हमें दिखा रहा है कि वैल्यू स्टाइल ज़्यादा जा रहा है बजाय कि ग्रोथ में, लेकिन यहाँ डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। तो
तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन जब ये कंसिस्टेंट अभी के लिए नहीं है तो इसको बाय करके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो शायद आपने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली होंगी, और शायद नई चीज़ें जो आपको कहीं पे भी मुझे नहीं लगता देखने को मिलती हैं। मैं बहुत जब रिसर्च वर्क करता हूँ तो बहुत सारे चैनल्स को हम देखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, आपको बस अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। ये कॉम्बिनेशन वाली वीडियोस आप मेरी मिड कैप वाली जाके देखो, स्मॉल कैप वाली या आगे आने वाली वीडियोस आप जाके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि थोड़ी बहुत तो नॉलेज है, इतनी है कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके आपको आपसे बेटर करके हम दे सकते हैं। मार्केट से बेटर करना, कैटेगरी एवरेज से बेटर करना, वो कैसे कर सकते हैं वो हम कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना करना है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है या इतना डिटेल में जाने की नॉलेज नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ अगर ध्यान से सुनना, देखो अब इसने जिसमें डाल रखा है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं, इधर मैं बात करता हूँ, इधर आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका जो P रेशो है ज़्यादा है, ये ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपना पैसा मार्केट में नहीं, मतलब ये मार्केट में री इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट में मतलब सॉरी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। और जो ये वाले बिजनेसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने पैसे को इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं, क्योंकि पैसा इनके बिज़नेस को अब नहीं बढ़ा सकता, ये बिज़नेस इतने बड़े हो चुके हैं इनके पास जो बिज़नेस है। तो बंधन, HDFC, क्वांट, ठीक है, इनका क्वांट भी नहीं बोलूँगा वैसे तो, बंधन और इसका ही ये ऑलरेडी 27-26 पे चला गया है, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ स्टाइल ही मैं मान के चलूँगा। तो इधर अगर मैं बात करूँ डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड इनका दोनों का अच्छा है। बाकी जो 26.57 जो क्वांट का था और 30 से लेकर, तो वहाँ पे ये सभी एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ₹1 या आधा रुपया, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है यहाँ पे। मेन डिफरेंस है ऊपर, जहाँ बंधन और HDFC ये काम कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ हमें समझ आती है कि बंधन और HDFC को साथ नहीं रखा जा सकता। बंधन और HDFC में से एक रखा जा सकता है, बाकी निप्पॉन, क्वांट, महिंद्रा, HSBC, एक्सिस, DSP, SBI, इनमें से हम एक रखना चाहेंगे। अब एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जो ये टर्नओवर रेशो होता है ये काफ़ी कम होता है जो वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे HDFC। और अब कोटक इस रेंज में आता है, अच्छी बात है, निप्पॉन इस रेंज में आता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सरप्राइजिंगली है कि बंधन यहाँ से बहुत ऊपर है। बंधन 51% का यानी 52% पोर्टफोलियो साल में चेंज हो जाता है, और मुझे ऊपर देखने को समझ आ रहा है कि वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग हो रही है। ये एक चीज़ हो सकती है कि ये लास्ट ईयर का हो, अगर बंधन इस अप्रोच से चलेगा तो ये नंबर बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगा, या फिर बुल रन में बंधन क्या करेगा, बंधन ग्रोथ स्टाइल बन जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेटजी एक्टिवली चेंज कर रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो बंधन को पिक करना HDFC के ऊपर एक बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से हो सकता है। स्टिल वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसको एज एन एडवाइजरी मत लेना। अगर मैं बंधन को लूँ और दूसरा मैंने सिलेक्ट किया है DSP, मैंने DSP इसलिए सिलेक्ट किया है, मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। यहाँ पे DSP अच्छा खासा ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग कर रहा है, बिल्कुल एग्रेसिव ग्रोथ भी नहीं बोलूँगा कि 30 से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं DSP की बात करूँ तो ये मिडल में यहाँ पे भी है, ठीक है, इसका PB रेशो भी ठीक है। और ठीक क्या है, मतलब इससे हमें स्ट्रेटजी का पता लगता है, ठीक या गलत का नहीं। वैसे तो DSP यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यानी कि जो इनके स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ग्रोथ स्टाइल हैं, इसको हम कंफर्म यहाँ पे कर सकते हैं। और ये समवेयर टर्न अराउंड भी इसका बहुत सही है, मिडिल ग्राउंड है, कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा सेफर साइड पे ही है। तो इनको अगर देखा जाए, अगर मैं इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो रफली ये 22% समथिंग आएगा। और अगर मैं HDFC से DSP को कंपेयर करूं तो इन दोनों में भी 15 से 20% का ओवरलैप मिल सकता है। DSP को आप रख सकते हो किसी के साथ भी, HDFC के साथ भी, बंधन के साथ भी। बंधन और HDFC इकट्ठे नहीं रखने आपको, और इनके साथ HDFC के साथ आप अगर सिर्फ एक रूल इस वीडियो का याद रखना, HDFC और बंधन अगर साथ नहीं रखोगे, उसके अलावा कहीं पे भी जाओगे तो काम चल जाएगा। एक बंधन रख लो, उसके साथ DSP जोड़ लिया, SBI जोड़ लिया, कोटक जोड़ लिया, सिर्फ 2 स्मॉल कैप रखना। अभी मैं वीडियो में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, इस वीडियो को और डिटेल में देखना चाहते हैं या इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।